और सुनाओ गांव के मुखिया, अरे क्या हाल चाल बा? अरे तोहरा दिमाग तो ठीक बा साधु, है न जान न पहचान। मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। अरे तो हम क्या करें, तुम क्या करो? अरे या तो मुझे पैसे दो या फिर कुछ खाने को दो। मुखिया बहुत बुरा सा मुंह बनाता हुआ साधु की ओर देखकर बोला, अरे तेरे बाप का मेरे ऊपर कर्जा है क्या? हैं? मैं अपने गांव में भिखारी का आना वैसे भी पसंद नहीं करता। अरे तुझे इस तरह से किसी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है मुखिया। अरे तो तू क्या उखाड़ लेगा? हैं? तू सीधी तरह से यहाँ से निकल जा, नहीं तो धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। साधु गुस्से में वो गांव छोड़कर चला गया और एक जंगल में बैठकर गुस्से से बोला, जिन गांव वालों ने मुझे इतना अपमानित किया है, उन्हीं गांव वालों की मदद से मैं इतना अमीर बनकर दिखाऊंगा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। हाँ। इधर गेंदा सेठ अपने घर पर बैठा हुआ अपनी पत्नी से बोला, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। अरे अभी 10 मिनट पहले तो तुमने खाना खाया था। मैं जब भी खाना मांगता हूँ तुम यही वाक्य बोल देती हो। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। क्योंकि मैं खाना बनाते बनाते तंग आ चुकी हूँ। जाओ जाकर जंगल में जो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं उन्हें जाकर खाओ। मेरी पत्नी की बात तो सही है, उन्हें खाने के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। क्यों ना मैं जंगल में ही जाकर अपना पेट भरूं। गेंदा सेठ गुस्से से घर से बाहर जाने लगा। अरे कहाँ जा रहे हो? जंगल में, अब से मैं वहीं रहूंगा। हाँ हाँ जाओ, तुम्हारे जैसे वनमानुष के लिए जंगल ही बना है। गेंदा सेठ जंगल की ओर निकल गया। इधर शर्मीली पागलों की तरह अपने पति पुट्ठा को गांव में ढूंढती फिर रही थी। तभी अचानक शर्मीली की नजर गांव के मुखिया पर पड़ी। शर्मीली दौड़ती हुई मुखिया के पास जाकर बोली, मुखिया जी, क्या आपने मेरे पति को देखा है? अरे शर्मीली, सारा गांव जब रोज सुबह सोकर उठता है ना, तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि वो तुम्हारे पति को ना देखे, समझी? बकवास मत कीजिए मुखिया जी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो सुबह से घर नहीं लौटे। अरे तो जल्दी जाओ, जाकर गांव और घर में उस भुलक्कड़ को तलाश करो शर्मीली। गांव का हर घर का दरवाजा खटखटाकर पूछ चुकी हूँ, मगर पुट्ठा को किसी ने नहीं देखा। तभी वहाँ पर गांव का ही एक व्यक्ति मुस्कुराता हुआ आया और शर्मीली से बोला, मैंने सुबह सुबह पुट्ठा को जंगल की ओर जाते हुए देखा है। सत्यानाश जाए उस भुलक्कड़ आदमी का। शर्मीली जाओ, जाकर उसे जंगल में ढूंढो। गांव के लोग तो उसे संभाल लेते हैं, लेकिन जंगल के जंगली जानवर उस भुलक्कड़ को ज्यादा देर तक नहीं झेल पाएंगे। हाँ। इतना बोलकर मुखिया और वो व्यक्ति वहाँ से चले गए। शर्मीली बेचारी जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल के काफी अंदर निकलकर शर्मीली को पुट्ठा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ नजर आया। शर्मीली उसके पास जाकर गुस्से से बोली, अरे यहाँ आराम से बैठे हुए जंगल के पेड़ों को क्यों निहारे जा रहे हो? पुट्ठा शर्मीली की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, देखो कमलनाथ, मुझे तंग मत करो, बता रहा हूँ। हाँ। शर्मीली ने एक जोरदार जांटा पुट्ठा के गाल पर जड़ दिया। पुट्ठा की याददाश्त वापस आ गई। अरे शर्मीली, मुझे कितनी देर से भूख लग रही है, जाओ जल्दी से मेरे लिए खाना बना कर लेकर आओ। तभी उस जंगल में शेर की दहाड़ गूंज उठी। शेर की दहाड़ सुनकर कांपती हुई शर्मीली पुट्ठा की ओर देखकर बोली, इसे भी भूख लग रही है, समझे तुम? अरे तुम अपने घर में नहीं बल्कि जंगल में बैठे हो। कुछ देर अगर और यहाँ बैठे तो किसी शेर का तुम स्वयं भोजन बन जाओगे। शर्मीली पुट्ठा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से खींच कर ले जाने लगी। वो दोनों कुछ दूर एक तालाब के पास पहुँचे ही थे कि तभी शर्मीली के कानों में एक साधु के हंसने की आवाज टकराई। शर्मीली ने देखा कि एक साधु तालाब के किनारे बैठा उन दोनों को ही देख रहा था। साधु महाराज, हंसने की बजाय अगर आप मेरे पति का इलाज कर दें तो आपकी बहुत ज्यादा कृपा होगी। महाराज, तेरे पति का इलाज तो है,
लेकिन उसके लिए तुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। साधु महाराज, बस ये सही हो जाए, फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। साधु रहस्यमयी अंदाज में शर्मीली की ओर देखकर बोला। तो फिर सुनो, तुम्हारे पति का इलाज इस काल में नहीं बल्कि उस काल में है। तभी पुट्ठा साधु की ओर क्रोधित अवस्था में देखकर बोल उठा। यहाँ से चला जा मूर्ख, है ये क्या बार बार बाल बाल बोल रहा है? शर्मिली देखो, मैं अपने बाल नहीं कटाने वाला। अबे मैं तुझसे नहीं, तेरी पत्नी से बात कर रहा हूँ बे। अरे इनकी बातों को छोड़िए, आप मुझे बताइए कि क्या इलाज है। यहाँ से कुछ दूर घनी झाड़ियों में एक उड़न खटोला रखा हुआ है जो समय के पीछे ले जाता है। आपका मतलब राजा महाराजाओं के दौर में? तुमने बिल्कुल सही समझा। इस समय एक भुलक्कड़ इस समय उसी सोने के उड़न खटोले के आसपास टहल रहा है। अरे साधु महाराज, हमें उस भुक्कड़ से क्या मतलब? जब तक उस उड़न खटोले में 3 लोग सवार नहीं होंगे वो उड़ नहीं सकता। वो खटोला तुम्हें 500 साल पीछे की ओर एक महल की छत पर उतार देगा। उस राज्य में सुट्टा नाम के एक राजा का शासन है जो तुम्हारे पति का ही हम शक्ल है। तुम्हें किसी भी तरह से उसके राज्य के खजाने के अंदर प्रवेश करना होगा और ढेर सारा खजाना उस सोने के उड़न खटोले पर रखना होगा। याद रखना, उस खजाने में जड़ी बूटियां भी रखी हुई हैं। रात होने से पहले उस उड़न खटोले पर सवार हो जाना, नहीं तो तुम सब हमेशा के लिए वहीं पर फंस कर रह जाओगे। शर्मीली पुट्ठा को लेकर सीधे झाड़ियों में चली गई। वहाँ पर गेंदा सेठ सोने के उड़न खटोले को बड़े ही गौर से देख रहा था। शर्मीली अपने आप से बोली, लगता है यही वो भुक्कड़ है। इसकी तो शक्ल देखकर ये लग रहा है कि ये उड़न खटोले को खाने के बारे में सोच रहा है। शर्मीली गेंदा सेठ की ओर देखकर बोली, क्या देख रहे हो? अरे क्या देख रहा हूँ? क्या तुम्हें इतना बड़ा आम नहीं दिखाई दे रहा? जंगल में यही खाने के लिए तो आया हूँ मैं। अरे मूर्ख, ये आम नहीं बल्कि सोने का उड़न खटोला है। अब जो भी हो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे तो यही बहुत बड़ा आम जैसा मालूम पड़ रहा है। तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है ना? मैं और मेरे पति सोने के उड़न खटोले पर बैठकर एक शादी समारोह में जा रहे हैं। शादी समारोह का नाम सुनकर गेंदा सेठ के मुंह में लार टपकने लगी। अरे तो मुझे भी जल्दी से अपने साथ ले जाओ। सिर्फ शादी समारोह में ही मेरे पेट का कुछ भला होता है। तो फिर देर किस बात की है, चलो। उन तीनों के बैठते ही अचानक सोने का उड़न खटोला हवा में उड़ने लगा। अगले ही पल सोने का उड़न खटोला एक बहुत बड़े महल की छत पर खड़ा हुआ था। अचानक सोने का उड़न खटोला गायब हो गया और उन तीनों ने अपने आप को महल के द्वार पर खड़ा पाया। लगता है हम लोग पिक्चर के अंदर आ गए हैं। बकवास बंद करो और कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। तभी वहाँ पर मंत्री दौड़ता हुआ आकर उन लोगों की तरफ देखकर बोला, महाराज सुट्टा की जय हो। महाराज, आप तो शाम के समय आने वाले थे। आप सुबह सुबह इतनी जल्दी आ गए और बाकी सब कहाँ हैं महाराज? सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वैसे कौन हो तुम? ये सुनकर मंत्री अपनी खोपड़ी खुजाते हुए पुट्ठा की ओर देखकर बोला, महाराज, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपका मंत्री। पुट्ठा मंत्री को बहुत गौर से देखने लगा। पुट्ठा मंत्री से कुछ बोलने ही वाला था कि तभी शर्मीली मंत्री से बोली, महाराज की तबीयत सही नहीं है। हम छोटा महाराज के आज से नए साथी हैं। लेकिन इनके साथ शिकार पर महामंत्री भी गए थे। वो क्यों नहीं आए? वो कल तक आ जाएंगे। अब महाराज को और हमें अंदर आने दो। महाराज बहुत थके हुए हैं। तभी सेठ की नाक में अच्छे खाने की सुगंध टकराई। अरे वाह, खाने की सुगंध। महाराज के आने की खुशी में महल के अंदर 2 दिन से दावत चल रही है।
कुछ ही देर में पुट्ठा, शर्मीली और गेंदा सेठ महल के अंदर खड़े थे। गेंदा सेठ शर्मीली की ओर देखकर बोला, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है और इतने अच्छे खाने की सुगंध मैंने आज तक नहीं सूंघी। पहले मुझे भोजन करवाओ। ठीक है चलो। इतना बोलकर शर्मीली मंत्री से बोली, महाराज के नए साथी हैं, इन्हें ना बहुत तेज भूख लगी है। आइए, मैं आपको पेट भर के भोजन कराता हूँ। मंत्री ने गेंदा सेठ को समारोह में बैठा दिया, मगर कुछ ही देर में गेंदा सेठ पूरे समारोह का खाना खा गया और मंत्री से बोला, अब मुझे लग रहा है जैसे कि मेरे पेट में कुछ भारी वजन गया है। जाओ और खाना लेकर आओ। लेकिन खाना तो सब खत्म हो गया। एक व्यक्ति इतना सारा खाना कैसे खा सकता है? क्यों नहीं खा सकता? मुंह से खा सकता है। इस दृश्य को देखकर शर्मीली को अपना सर चकराता महसूस होने लगा। मैंने बड़े बड़े भुक्कड़ देखे, मगर इससे बड़ा भुक्कड़ तो मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे तो लग रहा है कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये सारे राजमहल का खाना खा जाएगा। इतना बोलकर शर्मीली मंत्री से बोली, मंत्री जी कुछ भोजन और दे दीजिए। क्या है ना कि ये जंगल में कई दिनों से भूखे थे। कितने भी भूखे हों, पूरे 400 आदमियों का खाना था। तभी वहाँ पर पुट्ठा आ गया और मंत्री की ओर देखकर बोला, ऐसा लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज सुट्टा? आपकी तबीयत तो सही है, मैं आपका मंत्री। तभी पुट्ठा ने मंत्री के गाल पर तमाचा जड़ दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शर्मीली, तुम मेरी पत्नी, अब तुम कह रही हो तुम मेरी मंत्री हो। मंत्री तुम नहीं, बल्कि इस राज्य का मंत्री मैं हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप मंत्री हैं तो फिर मैं कौन हूँ? आप हैं यहाँ के महाराज सुट्टा। महाराज आपको क्या हो गया है? और आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? और तो और आपने भिखारी जैसे कपड़े भी पहन रखे हैं। ही। इतना बोलकर मंत्री सभी को गौर से देखने लगा। तभी शर्मीली मंत्री से बोली, हमें इस तरह से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम महाराज के नए साथी हैं। अगर ज्यादा दिमाग चलाओगे तो अभी और इसी वक्त महल से निकलवा दूंगी। ऐसा मत कीजिएगा। अब मुझे बताओ कि राजमहल का खजाना कहाँ रखा है? मंत्री एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, वहाँ अंदर रखा है। ठीक है तुम जाओ। मंत्री वहाँ से चला गया। लेकिन मुझे भूख लगी है। अरे ओ भुक्कड़, 400 आदमियों का खाना खा चुका है तू। अब क्या इंसानों को भी खाना शुरू कर देगा? मैं अपने पति के इलाज के लिए यहाँ पर आई हूँ, तुझे ठूसाने के लिए नहीं यहाँ पर आई। इतना बोलकर शर्मीली सीधे उस कक्ष के अंदर चली गई। गेंदा सेठ और पुट्ठा भी उसके साथ गए। रात होने वाली है, वो उड़न खटोला महल की छत पर आ गया होगा। इतना खजाना तो मैं लेके नहीं जा सकती। शर्मीली पुट्ठा से बोली, तुम एक काम करो, जल्दी से खजाना महल की छत पर उड़न खटोले पर ले जाओ। और भुक्कड़ तुम, यहाँ पर जो जड़ी बूटियाँ दिखाई दे रही हैं, तुम इन जड़ी बूटियों को ले आओ। तब तक मैं बाहर नजर रखती हूँ, क्योंकि असली राजा सुट्टा कभी भी आता होगा। इससे पहले उसकी नजर पड़े हमें यहाँ से रफू चक्कर होना होगा। इतना बोलकर शर्मीली वहाँ से चली गई। पुट्ठा गेंदा से बोला, मैं तो ये भूल ही गया कि मेरी पत्नी ने मुझे क्या ले जाने के लिए बोला है। ये खजाना या फिर ये हरी हरी सब्जियाँ? गेंदा सेठ मुस्कुराते हुए बोला, ये खजाना तो तुम ही ले जाओ और मैं हरी सब्जियों को ले जाता हूँ। मुझे खजाने से कोई मतलब नहीं। मुझे तो ये जड़ी बूटियाँ बहुत ही स्वादिष्ट लग रही हैं और मुझे भी भूख लगी है। इतना बोलकर गेंदा सेठ वो सारी जड़ी बूटियाँ खा गया। जड़ी बूटियाँ खाने के बाद गेंदा बोला, चलो अब हम दोनों मिलकर खजाना उड़न खटोले तक ले चलते हैं। आखिरकार हमें वापस भी तो चलना है। गेंदा सेठ खजाना बोरी में भरकर महल की छत पर रखे हुए उड़न खटोले के पास लेकर आ गया, मगर पुट्ठा और उन बोरियों को दोबारा खजाने के कमरे में ले जाने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम?
क्या तुमने मेरी पत्नी की बात नहीं सुनी? उसने कहा था कि तुम खजाना ऊपर ले जाओगे और मैं इसी खजाने को वापस खजाने के कमरे में ले जाऊंगा। इतना बोलकर पुट्ठा वो सारा खजाना दोबारा खजाने के कमरे के अंदर रखाया। तभी वहाँ पर शर्मीली भागती हुई आई और बोली, जल्दी से उड़न खटोले पर बैठो, महाराज सुट्टा पधार चुके हैं और मंत्री को पता लग गया है कि हम तीनों बहरूपिये हैं। वो हमें गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। क्या तुमने खजाना और जड़ी बूटियाँ सोने के उड़न खटोले पर रख दी ना? हाँ हाँ रामवती, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। शर्मीली माथा पीटते हुए पुट्ठा का हाथ पकड़कर सीधे उड़न खटोले पर बैठ गई। शर्मीली के बैठते ही उड़न खटोला अचानक वहाँ से गायब हो गया और उसी जंगल में वापस आ गया। साधु वहाँ पर शायद उनका ही इंतजार कर रहा था। अरे यहाँ खजाना कहाँ गया? खजाना? खजाना तो तुम्हारा पति वापस रखाया। और जड़ी बूटियाँ? जड़ी बूटियाँ? मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, वो तो मैं खा गया। तभी वो साधु चीखते हुए उन तीनों की ओर देखते हुए बोला, तुम तीनों अभी और इसी वक्त इस उड़न खटोले से नीचे उतर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। शर्मीली, पुट्ठा और गेंदा डरते हुए उस उड़न खटोले से नीचे उतर आए। साधु गेंदा और पुट्ठा की ओर देखकर बोला, तुम दोनों इंसान के नाम पर कलंक हो, कलंक। मैंने सोचा था कि तपस्या करके उड़न खटोले को तैयार करूंगा और मैंने ऐसा किया भी, मगर उड़न खटोले की शर्त यह थी कि इसमें एक भुलक्कड़ और एक भुलक्कड़ ही सवार होगा। और फिर तुम्हारे जैसे निकम्मे मुझे मिल भी गए, लेकिन तुम्हारी मूर्खता ने मुझे फिर से वहीं वापस लाकर खड़ा कर दिया। सोचा था पुराने काल से खजाना मंगाकर जिंदगी ऐश में काटूंगा, पर अब चले जाओ। गेंदा साधु की बात सुनकर डरते हुए अपने घर की तरफ भाग गया और शर्मीली पुट्ठा का हाथ पकड़कर अपने घर की ओर भाग गई।